नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में कोशिका का एक नया कोशिकांग लेकर के आए हैं। उस कोशिकांग का नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स अर्थात गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या है, गोल्जी काय की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्जी काय की संरचना कैसी होती है, गोल्जी काय में कौन कौन से उत्पाद पाए जाते हैं, गोल्जी काय का केमिकल कंपोजिशन अर्थात रासायनिक संगठन क्या है और गोल्जी काय के क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी काय कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में अनेक वैज्ञानिकों की अपनी अपनी राय है। लेकिन सबसे पहले यदि हम बात करें, जॉर्ज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1867 में, जॉर्ज वैज्ञानिक ने 1867 में सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखा था। परंतु कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण ये अपना जो प्रस्ताव है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास नहीं रख पाए और इनकी जो अनुसंधान की जो गतिविधियां थी उनको दबा दिया गया। उसके बाद में कैमिलो गोल्जी एक वैज्ञानिक थे। वो वैज्ञानिक उन वैज्ञानिक के द्वारा 1891 में पुनः उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं पर एक जाली नुमा संरचना को देखा गया और उस जाली नुमा संरचना को इन्होंने गोल्जी काय नाम दिया। अतः इनके सम्मान पर, यानी कि कैमिलो गोल्जी वैज्ञानिक के सम्मान पर इस कोशिकांग को नाम दिया गया गोल्जी काय। कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसको गोल्जी काय नाम दिया गया। उसके बाद में तीसरा जो वैज्ञानिक था वो बेकर वैज्ञानिक आए। बेकर वैज्ञानिक ने 1956 में गोल्जी काय की विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया कि गोल्जी काय किस काम में आता है, गोल्जी काय के क्या कार्य हैं और गोल्जी काय की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौन कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये डिस्कवरी की बात हो गई। डिस्कवरी 3 वैज्ञानिकों ने, जॉर्ज 1867 में इन्होंने सर्वप्रथम देखा था। उसके बाद में कैमिलो गोल्जी ने इसको उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में एक जालीनुमा संरचना के रूप में देखा और उसके बाद में कैमिलो गोल्जी वैज्ञानिक के नाम पर भी उनको सम्मान देने के लिए इस कोशिकांग को गोल्जी काय नाम दे दिया गया। उसके पश्चात बेकर वैज्ञानिक आए जिन्होंने सन 1956 में बताया कि गोल्जी काय जो कॉम्प्लेक्स है वो एक अत्यंत ही विशिष्ट प्रकार की संरचना है और जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं में स्त्रावण का कार्य करती है। डिस्कवरी के बाद में हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, अर्थात ये जो गोल्जी काय जो कॉम्प्लेक्स है गोल्जी काय वो कौन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में तो अनुपस्थित रहेगा और समस्त जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें ये पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जैसे जीवाणु कोशिकाएं हैं और अन्य जो कोशिकाएं हैं, उन सभी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अनुपस्थिति रहेगी, अर्थात ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई देगा। जबकि यूकैरियोटिक जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है, चाहे मानव शरीर मान लीजिए, तो जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति देखी गई है। उसके पश्चात हम बात करते हैं नंबर का मतलब क्या है कि संख्या, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति होती है तो ये कितनी संख्या में पाए जाते हैं।
तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो उपस्थिति है वो प्रत्येक कोशिका में 300 से लेकर 1000 तक उपस्थिति होती है। 300 से लेकर के 1000 तक की संख्या में ये उपस्थित रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स सैकड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं शेप एंड साइज, अर्थात इसकी आमाप और आकृति के बारे में बात करते हैं। आमाप के बारे में बात करें तो इसका जो आमाप होता है, तो गोल्जी काय का जो आमाप होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 3 म्यू से लेकर के 6 म्यू तक होती है, जबकि इसके जो व्यास की बात करें तो वह 0.5 म्यू, यानी कि यदि हम लंबाई हो गई तो चौड़ाई की बात करें तो 0.5 म्यू तक इसकी चौड़ाई होती है। ये इसकी साइज हो गई। उसके बाद में हम यदि इसकी शेप की बात करें तो ये क्या होती है, तस्त्रीनुमा संरचनाएं होती है। तस्त्रीनुमा चपट्टी होती है, तस्त्रीनुमा संरचनाएं होती है, थैले के समान, थैले के समान। तो शेप एंड साइज की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी लंबाई जो होती है वो 3 म्यू से 6 म्यू तक होती है, चौड़ाई होती है वो 0.5 म्यू तक होती है, और इसकी जो शेप है वो तस्त्रीनुमा ये संरचनाएं होती है, चपट्टी होती है और थैले के समान ये दिखाई देती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि गोल्जी काय को क्या हम अपनी नग्गी आंखों से देख सकते हैं? तो नग्न आंखों से इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को नहीं देखा जा सकता। हमने पिछले कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। उसमें भी हमने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको भी हमें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो माइक्रोन में जिनकी लंबाई चौड़ाई या जो व्यास होता है उन संरचनाओं को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसको भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमारे को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको आसानी से देखा जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इसकी परासंरचना। परासंरचना की बात करते हैं तो परासंरचना स्ट्रक्चर में हमें मुख्यतः इसके 3 भाग दिखाई देते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहले भाग की बात करें तो सबसे पहला ये जो भाग है वो क्या है? सिस्टेर्नी। सिस्टेर्नी, ये सिस्टेर्नी जो भाग है इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये थैलेनुमा जो संरचनाएं होती है ये सिस्टर्नी भाग है, और ये जो सिस्टर्नी भाग है ये थैलेनुमा संरचनाएं होती है, चपटी होती है और ये लंबवत होती है। और इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या प्रत्येक कोशिका में 4 से 6 तक होती है। 4 से 6 तक संख्या होती है, चपटी होती है, और ये क्या होती है? संरचना थैलेनुमा होती है। तो ये जो पहला भाग है इसकी संरचना का जो महत्वपूर्ण जो पहला भाग है वो सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी की जो संरचना होती है थैलेनुमा होती है, चपटी होती है, और संख्या की बात करें तो ये 4 से 6 तक संख्या में पाए जाते हैं, और एक दूसरे के ऊपर नीचे पाए जाते हैं। ये ऊपर नीचे ये व्यवस्थित होते हैं। मुख्यतः यदि हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तो सबसे ऊपर वाला जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टर्नी की जो अवस्था होगी वो छोटी होगी। जो जो हम नीचे बढ़ते जाएंगे त्यों-त्यों इनकी जो आकृति है और जो शेप और साइज है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये पहला जो भाग हो गया। दूसरे भाग की हम बात करें सिस्टर्नी के बाद में हम बात करते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स यानी कि नलिकाएं। नलिकाओं की बात करें तो ये जो सिस्टर्नी जो भाग है
उन दोनों सिस्टर्नियों के मध्य जो पाई जाने वाली जो नलिकाएं हैं, जो खोखली नलिकाएं हैं, वो क्या कहलाती है? ट्यूब्यूल्स कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिस्टर्नी है, दोनों सिस्टर्नियों के बीच में ये पाई जाती है, और ये जो नलिकाएं होती है वो क्या होती है? खोखली नलिकाएं होती हैं। और इन नलिकाओं के पास में ही क्या पाई जाती हैं? इनके किनारों पर क्या पाई जाती हैं? सिस्टर्नी पाई जाती है। तो जैसे ये दो सिस्टर्नी है, इन दोनों सिस्टर्नियों के बीच में ये जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं को हमने क्या बोला है? ट्यूबुल्स बोला है। अर्थात ये क्या है? ये नलिकाएं हैं। उसके बाद में हम तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो भाग है, उस भाग की बात करते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल की हम बात करें तो जो स्त्रावी जो गोलिकाएं होती है, उन स्त्रावी गोलिकाओं को हम देखें तो ये आपको रेड कलर में गोल आकृति में छोटी छोटी या आकार में कुछ बड़ी हुई जो बिंदुएं जो दिखाई दे रही है, वो क्या कहलाती है? सेक्रेटरी वेसिकल होती है। तो इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है? गोल होती है। और इनकी संख्या की बात करें तो ये क्या होती है? ये किनारों पर पाई जाती है। किसके किनारों पर पाई जाती है? सिस्टर्नी के किनारों पर पाई जाती है। सिस्टर्नी के पास में पाई जाती है, किनारों पर व्यवस्थित होती है, और ये गोलाकार होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल बोलते हैं। तो इस प्रकार ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मुख्यतः कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। सिस्टर्नी जो 4 से 6 की संख्या में चपटी थैलेनुमा संरचनाएं हैं, ऊपर नीचे व्यवस्थित होती है। उसके बाद में दूसरा जो भाग हैं वो ट्यूब्यूल्स हैं। सिस्टर्नी, दोनों जो ये सिस्टर्नियाँ हैं, किनारों के मध्य जो नलिकाकार जो खोखली संरचनाएं पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करें वेसिकल। वेसिकल क्या होता है? ये वेसिकल, सेक्रेटरी जो वेसिकल होती है, गोलाकार संरचनाएं होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या कार्य हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हमने संरचना देख ली, उसके बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य क्या हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य, सबसे पहले कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कार्य है वह क्या है? क्रिस्टलों का निर्माण। किसका निर्माण होता है? क्रिस्टलों का निर्माण। हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स अंतःस्त्रावी का कार्य करता है। इसके अलावा भी अन्य कार्य हैं। तो सबसे पहले यदि हम कार्य की बात करें तो अंतर्मुखी जो अंतःकोशिकीय जो क्रिस्टल होते हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। दूसरे कार्य की हम बात करें तो दुग्ध प्रोटीन बुंदकों का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? दुग्ध प्रोटीन बिंदुक का निर्माण करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा जो कार्य है वो है दुग्ध प्रोटीन बिंदुक का निर्माण। कोशिकाओं में पाई जाने वाली छोटी छोटी दुग्ध युक्त जो प्रोटीन युक्त जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं का निर्माण कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। उसके बाद में जो तीसरा जो कार्य है वो क्या है? यौगिकों का अवशोषण। यौगिकों का अवशोषण। गोल्जी कॉम्प्लेक्स संयुक्त रूप से जो यौगिकों का जो निर्माण करता है, और निर्माण करने के पश्चात इसका जो अवशोषण का जो कार्य करता है वो कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करता है। उसके बाद में अभी मैंने बताया था कि स्त्रावण का कार्य करता है। स्त्रावण किसका करता है? ये एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन का क्या करता है? ये स्त्रावण करता है। तो विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में यदि हम बात करें तो एल्डिपेज, एटोपेज, मिलीएज, लिपेज, रेनेज, कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इन सभी एंजाइमों का और हार्मोन्स
कई प्रकार के हमारे शरीर में हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो इन सभी प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स का जो स्त्रावण का जो कार्य करता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। अगला जो कार्य है वो है प्रोटीन का संग्रह। पांचवा जो कार्य है वो है प्रोटीन का संग्रह। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये कोशिका शरीर में बनने वाली जो प्रोटीन है उसका क्या करता है, ये संग्रह करता है। उसके बाद में हम बात करें तो एक इसका महत्वपूर्ण और लास्ट जो यदि हम कार्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा किताबों में कि एक्रोसोम अर्थात शुक्राणु के ऊपरी भाग पर जो एक्रोसोम पाया जाता है उस एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्रिस्टलों का निर्माण करेगा, दुग्ध प्रोटीन बिंदुकों का निर्माण करेगा, यौगिकों का अवशोषण का कार्य करेगा, एंजाइम एंड हार्मोन्स का स्त्रावण करेगा, प्रोटीन का संग्रह करेगा और एक्रोसोम का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार आज हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी किसने की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की शेप एंड साइज कैसी है, इसका वितरण कैसा है, संरचना कैसी है और इसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अगली कालांश में एक हम नया कोशिकांग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।